वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में, जहां आपकी स्टडी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जहां आपकी स्टडी हमारे लिए बिल्कुल हमारे उस टारगेट की तरह है जो हमें प्राप्त करना ही है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एसएसटी में इकोनॉमिक्स का सेक्शन, जहां हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं इस चैप्टर में। तो हमने जो है पिछले वीडियो में 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। इफ यू हैवंट सीन इट येट, गो एंड लुक एट दैट वीडियो फर्स्ट, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। हमने जो क्षेत्र पढ़े थे संगठित और असंगठित, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, तो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब जो है वो हमेशा हाँ ना से ही शुरू किया जाता है। इसका जवाब हम दे सकते हैं हाँ, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। ये किन बिंदुओं से स्पष्ट होगा? ये बिंदु नीचे दिए गए हैं। पहला है कि वहां काम के घंटों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती। हमने देखा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में 8 to 10 आवर बिल्कुल डिसाइडेड होते हैं कि इतने घंटे आप काम करेंगे। अब जैसे स्कूल के टीचर्स हैं, उनके लिए डिसाइडेड है कि उन्हें 6 से 7 घंटे तक काम करना होता है, क्योंकि जब तक स्कूल खुला है तब तक वो काम करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, श्रमिक आमतौर पर बिना ओवरटाइम के 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं। ठीक है, दूसरा उनके शोषण कैसे होता है कि उन्हें दैनिक वेतन के अलावा बाकी कोई भत्ते नहीं मिलते, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले को बाकी अलाउंसेस में मिलते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता, जैसे कि पेंशन है, या फिर और भी जो अलाउंसेस होते हैं त्योहारों के, और वो सभी अलाउंसेस मिलते हैं। वहां मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकारी नियमों और विनियमों का पालन नहीं किया जाता है। कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं है, जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। नौकरियां कम वेतन वाली होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस सेक्टर में बहुत कम वेतन मिलता है। इस क्षेत्र के श्रमिक आमतौर पर अनपढ़, अज्ञानी और असंगठित होते हैं, इसीलिए वे सौदेबाजी या अच्छी मजदूरी हासिल करने की स्थिति में नहीं होते हैं। वरना तो कोई जॉब करता है तो वो पहले निगोशिएट करता है कि भाई मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। बहुत गरीब होने के कारण वो हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, इसलिए उन्हें बहुत आसानी से कम मजदूरी स्वीकार करने के लिए मनाया जा सकता है। तो ये वो सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का शोषण किया जाता है। Workers are exploited in the unorganized sector. Do you agree with this view? Give reasons in support to your answer. Yes, workers are exploited in the unorganized sector. This would be clear from the following point. First is, there is no fixed number of working hours. The workers normally work for 10 to 12 hours without paid overtime. को एक्स्ट्रा काम कराने के बावजूद भी उनको एक्स्ट्रा उसके लिए पेमेंट नहीं किया जाता। They do not get other allowances apart from the daily wages apart, यहाँ आप from लिखिएगा, from the daily wages. Government rules and regulations to protect the laborers are not followed there. ज्यादा कोई ये बोलेगा कि हम सरकारी नियम ये है वो है तो उसको चल तू काम ही मत कर, तो ऐसे में उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो ही जाता है। There is no job security, कभी भी उनको रखा जा सकता है, कभी भी निकाला जा सकता है। Jobs are low paid and workers in this sector are generally illiterate, ignorant and unorganized, so they are not in a position to bargain or secure good wages. Then last but not the least, being very poor, they are always heavily in debt, so they can be easily made to accept lower wages. ठीक है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स जो होते हैं, श्रमिक जो होते हैं, उनका शोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को रोजगार की स्थिति के आधार पर कैसे जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की जो भी गतिविधियां होती है, हमने देखा था कि उनको अलग अलग आधारों पर उनको क्लासिफाई किया गया था। तो यहाँ रोजगार की स्थिति यानी एम्प्लॉयमेंट के आधार पर कैसे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, तो रोजगार की स्थिति के आधार पर अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को संगठित और असंगठित, ये दो क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं। पहला संगठित और दूसरा असंगठित क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। संगठित क्षेत्र यह क्षेत्र उन उद्यमों को कवर करता है जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं
और इसके नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गेल, ये सब जो है वो संगठित क्षेत्र में आते हैं। ऐसी कोई भी कंपनी जो सरकार के अंडर रजिस्टर्ड है, जहां बाकायदा नियम, सारे रेगुलेशंस, विनियम वो सब लागू होते हैं, उसको संगठित क्षेत्र कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र, इसमें वे छोटी और बिखरी हुई इकाइयां शामिल है जो काफी हद तक सरकार के नियंत्रण से बाहर है। हालांकि नियम और कानून होते हैं लेकिन इनका पालन यहाँ कभी नहीं किया जा सकता। जैसे कि निर्माण काम में, दुकानों में, इनमें आकस्मिक श्रमिक जो लगाए जाते हैं, इस क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा बिल्कुल नहीं होती और रोजगार की शर्तें भी बहुत कठिन होती है। ये सिंपल सी चीजें आप बहुत बार पढ़ चुके हो इन चीजों को, तो अब तक तो आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। How are the activities in the economy classified on the basis of employment conditions? On the basis of employment conditions, the activities in the economy are classified into organized and unorganized sector. First, organized sector. This sector covers those enterprises which are registered by government and have to follow its rules and regulations. For example, Reliance Industries Limited, GAIL, etc. Then unorganized sectors. It includes those small and scattered units which are largely outside the control of the government, though there are rules and regulations, but these are never followed here. कभी उनका पालन किया नहीं जाता है. For example, casual workers in constructions, shops, etc. In this sector, there is no job security and condition of the employment are also very tough. So this sector is quite commendable to say it's a lower sector. नेक्स्ट है संगठित और असंगठित क्षेत्रों में प्रचलित रोजगार स्थितियों की तुलना करनी है। घूम घूम के देखो, एक ही क्वेश्चन है ये, लगभग एक ही क्वेश्चन, हम पिछले 3 क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन को, एक ही चीज को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में प्रचलित रोजगार की स्थिति बहुत भिन्न है। संगठित क्षेत्र में सरकार के साथ पंजीकृत कंपनियां होती है जो रजिस्टर्ड होती हैं और इसीलिए ये नौकरी की सुरक्षा, इनमें भुगतान की गई छुट्टियां, पेंशन, स्वास्थ्य और बाकी सब लाभ, और साथ ही साथ काम के निश्चित घंटे और ओवरटाइम काम के लिए अतिरिक्त वेतन प्रदान किया जाता है। ठीक है, जबकि असंगठित क्षेत्र में विरोधों का एक वो होस्ट बना हुआ है। कोई नौकरी की सुरक्षा नहीं है, कोई भुगतान अवकाश या सेवानिवृत्ति पर पेंशन नहीं है, भविष्य निधि नहीं है, स्वास्थ्य बीमा का कोई लाभ नहीं है, बिना काम के घंटे हैं कि ओवर टाइम करवाया जा रहा है लेकिन उनको पे नहीं किया जा रहा है, सुरक्षित कार्य वातावरण की भी कोई गारंटी इसमें नहीं है। ठीक है, कंपेयर द employment conditions prevailing in the organized and unorganized sector. The employment conditions prevailing in the organized and unorganized sector are vastly different. The organized sector has companies registered with the government and hence it offers job security, paid holidays, pensions, health and other benefits, fixed working hours and extra pay for overtime work. On the other hand, the unorganized sector is a host of opposites. There is no job security, no paid holiday, pensions or retirement, no benefits of provident fund or health insurance, unfixed working hours and no guarantee of safe work environment. यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिल्कुल उल्टा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो वातावरण है वो उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि आप इसको इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि नरेगा के लिए कोई तरह का एक क्वेश्चन तो जरूर ही आपसे पूछा जाएगा। नरेगा 2005 को लागू करने के उद्देश्य क्या थे, क्यों इसको लागू किया गया था, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स टू अप्लाई इट। नरेगा 2005 यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को लागू करने का उद्देश्य काम के अधिकार को लागू करना है। राइट टू वर्क जो हर एक नागरिक का अधिकार है, उस अधिकार को कैसे नागरिकों को प्रदान किया जाए उसके लिए इसे लागू किया गया है। सबसे पहली बात है कि इसे 200 जिलों में लागू किया जाना है। इस अधिनियम के तहत जो लोग सक्षम हैं और जिन्हें काम की आवश्यकता है उन्हें सरकार द्वारा 1 वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। सबसे बड़ी बात है। फिर अगर सरकार रोजगार देने के अपने कर्तव्य में विफल रहती है तो वो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, ये तीसरी बात।
सबसे पहली बात तो इसको 200 जिलों में लागू किया गया है। फिर 100 दिन की काम की गारंटी दी जाएगी, वो नहीं होगा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत जिस प्रकार के कार्यों को भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी उन्हें वरीयता दी जाएगी। प्रायोरिटी ऐसे कामों को होगी जिससे हमारी जो जमीन है उसकी प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ना सिर्फ पीपल यानी लोगों पर लागू होते हैं, बल्कि इनसे हमारे फ्यूचरिस्टिक जो हमारे गोल्स हैं उनको भी पूरा किया जाना है। हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए भी सोचा जा रहा है। Explain the objectives of implementing NREGA 2005. The objective of implementing the NREGA 2005, i.e. National Rural Employment Guarantee Act 2005 is to implement the right to work. ये सबसे बड़ा उद्देश्य इसका is to implement the right to work. The act has to be implemented in 200 districts. Under this act, all those who are able and are in need of work have been guaranteed 100 days of employment in a year by government. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. The type of work that would in future help to increase the production from land will be given in preference under this act. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हमने धारणीय विकास या सतत विकास की धारणा को पढ़ा था उससे बिल्कुल मेल खाती हुई इसकी ऑब्जेक्ट है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र के उदाहरणों का उपयोग करते हुए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की उपयोगिता की जो है तुलना करनी है या आपको उनको अंतर बताना है। देखो तुलना और अंतर लगभग एक ही बात है। तुलना कर रहे हो तो भी आप दोनों चीजों के कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हो, अगर आप अंतर बताते हो तो भी उन दोनों के जो विशेषताएं उनको बताते हो। हमारे क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों की गतिविधियों की तुलना इस तरह से की जा सकती है। निजी क्षेत्र में क्या आता है, सब्जी की दुकानें, किराना दुकानें, मिठाई की दुकानें, ये सब निजी क्षेत्र में है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में मदर डेयरी बूथ या ऐसे जो जैसे राजस्थान में सरस है, अमूल है, इस तरह के जो डेयरी बूथ्स हैं वो और इनसे रिलेटेड जितने भी फर्म्स होते हैं वो सब सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। चाहे वो फल हो, दूध उत्पाद हो, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। ये निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं निजी, और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी मदर डेयरी के स्वामित्व में होते हैं। ये एक एग्जांपल दिया है, मदर डेयरी जो है वो सरकार का उपक्रम है। सब्जियां और अन्य उत्पाद आमतौर पर अच्छी गुणवत्ता के होते हैं जो निजी में होते हैं, जबकि सब्जियां और फल आमतौर पर औसत गुणवत्ता के होते हैं जो सरकारी उत्पाद होते हैं उनमें। दरें इनकी रेट्स थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ जो सरकारी होते हैं, जो पब्लिक जो भी सेक्टर के होते हैं, उनकी दरें, उनकी रेट्स, बाजार जो रेट होती है, जो मार्केट रेट्स होती है, उनसे थोड़ी कम होती है। रिलायंस, टाटा, एयरटेल जैसी कंपनियां टेलीफोन और टीवी सेवाएं प्रदान करती है जो बहुत अच्छे स्तर की होती है, जबकि एमटीएनएल भी टेलीफोन सुविधा सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन कई मौकों पर टेलीफोन खराब भी हो जाते हैं। लेकिन सरकारी क्षेत्र के होने का फायदा ये है कि उस अवधि के लिए वो कोई भी तरह का चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है। दुकानदार बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मुफ्त होम डिलीवरी सेवा कब प्रदान करते हैं, जब वो निजी क्षेत्र के होते हैं। लेकिन मदर डेयरी है, इसके अंतर्गत कोई भी अन्य जनता को मुफ्त होम डिलीवरी की सेवा प्रदान नहीं करता है। निजी स्कूल अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते हैं, उनके छात्र अच्छे से तैयार और अनुशासित होते हैं और निर्देशन का माध्यम लगभग अंग्रेजी का होता है। जबकि एमसीडी या कह सकते हैं कि किसी भी जो स्टेट है उसके बोर्ड द्वारा संचालित स्कूल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो कोशिश तो करते हैं कि प्रदान करें, उनके छात्र अच्छी तरह से तैयार और अनुशासित नहीं हो पाते और निर्देशन का माध्यम आमतौर पर हिंदी होता है। ये फर्क है, सिर्फ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, कई कई जगह थोड़ा डिफर भी हो सकता है, लेकिन ये फर्क है आमतौर पर जब हम बात करें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की। तो पब्लिक सेक्टर में कहीं कहीं वो डेडिकेशन नहीं आता है उस काम को करने के लिए, और इस वजह से जो उसका एंड रिजल्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता। सेम क्वेश्चन, यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन एरिया, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। The activities and functions of private and public sector in a area may be compared as mentioned below। तो उनको इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, कैसे? फर्स्ट,
Private sector, the vegetable shops, grocery shops, sweet shops, etc. are in private sector. But mother dairy booths which sell vegetables, fruit, milk and milk product are in public sector. Now, what is the difference between these two sectors? These are owned by private individual, but these are owned by public sector undertaking mother dairy. Vegetables and other products are generally of good quality, but the vegetables and fruits are generally of average or poor quality. The rates may be slightly higher, but the rates are lower than the market rates. तो ये differences आते जा रहे हैं इनके बीच में. The companies like Reliance, Tata, Airtel provide telephone and TV services which are very good standard. MTNL also provide telephone service. MTNL, which is a government sector or you can say a public sector company, it also provides all the facilities which are provided by Reliance or Tata or other companies. But the quality of these companies can be compared on a scale of good or being bad. MTNL also provide telephone services, but there are complaints against their services. On many occasions, telephones remained out of order, yet they do not charge for the period. They do not charge for that extra period. The shopkeepers provide free home delivery services without any extra charges in the public sector. But in government sector or private public sector, mother dairy or any other public undertaking do not provide free home delivery services. Private schools, this is another example. Private schools provide education of good quality. Their students are well dressed and disciplined. Their medium of instructions is always English. But schools run by MCD do not provide quality education. Their students are not well dressed and disciplined as well as the private sector. And their medium of instructions is also generally Hindi. So this is the biggest difference between public and private sector. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं. जो हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, उनके 3 एग्जाम्पल आपको देने हैं और ये भी बताना है कि सरकार ने उनको अपने अंडर में क्यों लिया है. ठीक है ना, सरकार ने उसको पब्लिक सेक्टर में शामिल क्यों किया है. जिसमें हम सबसे पहले उदाहरण दे सकते हैं रेलवे का. ठीक है, रेलवे के लिए हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने इसे निम्नलिखित कारणों से लिया है. एक तो केवल सरकार ही लंबी अवधि के साथ सार्वजनिक परियोजना पर इतनी बड़ी रकम का निवेश करती है. देखो, भारत जो है कोई छोटा देश नहीं है. जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक, it's a vast land, piece of land. So if we want to travel in that piece of land, there should be an rectified or you can say accurate transportation services. और ऐसी सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है, और इतना निवेश सिर्फ सरकार ही कर सकती है. पहला कारण ये. दूसरा, सस्ती दर पर अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इसमें निवेश करेगा तो वो उसकी रेट्स भी अपने अकॉर्डिंग तय करेगा. लेकिन आम जनता के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन इजी करना है, सस्ता करना है, चीप करना है, तो वो सरकार इसी तरह से कर सकती है कि उसे अपने अंडर में ले ले. सस्ते दर पर परिवहन सुनिश्चित करना और उपलब्ध कराना. ठीक है. दूसरा है एनटीपीसी. सरकार ने उत्पादन की वास्तविक लागत से कम दर पर बिजली उत्पादन करने का बीड़ा उठाया है और इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में विशेष रूप से लघु उद्योगों की रक्षा करने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए है, और इसीलिए एनटीपीसी को सरकार ने अपने अंडरटेकन किया है. फिर है एम्स, जो कि देश के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से है. इसे शुरू करना में सरकार का मुख्य उद्देश्य था यथोचित यानी जितनी हो सके सस्ती दर पर बहुत ज्यादा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना. और हम सब जानते हैं कि एम्स में जिस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है वो इंटरनेशनल लेवल की होती है, वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की क्वालिटी की होती है. Give 3 examples of public sector activities and explain why the government has taken up them. The examples are, first is railway. The government has taken up it for the following reasons. Only the government can invest large sums of money on public project with long destination product period. तो इसके लिए सरकार जितना निवेश कर सकती थी उतना और कोई नहीं कर सकता. To ensure and provide transportation at cheap rate. Then NTPC, the government has taken up it to provide electricity at a lower rate.
than the actual cost of production. The aim of to protect and encourage the private sector, especially स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ताकि उनको बिजली जो है वो कम रेट पे दी जा सके। अब अगर कोई प्राइवेट कंपनी बिजली बनाएगी तो वो उसको अपनी मनमानी दरों पर बेचेगी, तो एक तो बेचारा वैसे ही कोई छोटा उद्योग है और ऐसे में उसे को महंगी बिजली मिलेगी तो क्या वो ग्रो कर पाएगा? नहीं करेगा। तो इसलिए सरकार ने उसे अपना अंडरटेक किया है ताकि सरकार जो बिजली बनाए उसको कम दरों पर प्राइवेट सेक्टर्स में दे सके, खास करके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनको। एम्स का क्या ऑब्जेक्टिव था? टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज एट रीजनेबली चीप रेट वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस गवर्नमेंट टू स्टार्ट दिस। तो इस वजह से ये 3 जो है वो बहुत बड़ी बड़े प्रोजेक्ट सरकार ने अपने अंडरटेक किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बताएं कि सार्वजनिक क्षेत्र किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में कैसे योगदान करता है। अब सरकार तो बहुत कम रेट पर करती है, तो ऐसे में क्या ही सरकार को फायदा होता होगा उससे, है ना? उल्टा वहां जो काम कर रहे हैं उनको सरकार को सैलरी देनी होती है, अलाउंसेस देने होते हैं। तो ऐसा क्या फायदा है कि सरकार उनको अपने हाथ में ले और फिर लागू करे? निम्नलिखित तरीकों से सार्वजनिक क्षेत्र एक राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देता है। हर चीज पैसे से या धन से नहीं देखी जाती, उसके और भी कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है कि ये बुनियादी ढांचे के निर्माण और विस्तार के माध्यम से तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है बहुत पहले। इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा क्या होता है? ऐसी सारी चीजें जो पब्लिक के काम में आती हैं और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, कंस्ट्रक्टिव चीजें, जैसे ब्रिज बने हुए हैं, रेलवे ओवर ब्रिज बने हुए हैं, या सड़कें बनी हुई है, रेल पटरियां हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब चीजें जो गवर्नमेंट के हैं वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, उनको हम बुनियादी ढांचा सुविधाएं कह सकते हैं। अब जब बुनियादी ढांचे बनवाए जाएंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करवाए जाएंगे, तो पब्लिक को जो मजदूर है वर्ग उसको काम मिलेगा, तो ऐसे में एक रोटेशन चालू हो जाएगा, उनको काम मिलेगा तो वो इकोनॉमी में अपना योगदान देंगे। तो सबसे पहले बात ये। दूसरा, इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तीसरे, ये विकास के लिए वित्तीय संस्थान उत्पन्न करता है, संसाधन उत्पन्न करता है। जितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स होंगे उतने ही वापस कैपिटल बिल्डअप किया जा सकेगा। फिर ये आय धन की समानता और इस प्रकार की एक संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करता है। गरीब लोग भी इसको काम में ले सकते हैं। अब बड़ा हॉस्पिटल है, कोई सरकारी हॉस्पिटल है, वहां ये थोड़ी ना देखा जाएगा कि ये पैसे वाला है, ये गरीब, सबको एक बराबर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। फिर ये लघु मध्यम और कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है। फिर ये मध्यम दरों पर माल की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करवाता है। और लास्ट, स्वास्थ्य और शैक्षिक सेवाओं के माध्यम से सामुदायिक विकास, यानी कि जो मानव विकास सूचकांक HDI हमने पढ़ा था, उसमें भी अपना योगदान देता है। सरकार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेगी उतना ही HDI में भी बढ़ोतरी होगी। एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन। क्या क्या उसके कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं? पहला, इट प्रोमोट्स रैपिड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। Then it creates employment opportunities. It generates financial resources for development. It is ensuring quality of income, wealth, and thus a balanced regional development. It encourages development of small, medium, and cottage industries. It ensures easy availability of goods at moderate rates and contributes to community development, i.e. to the Human Development Index, or you can say HDI, via health and education services. तो जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगी उतना ही HDI भी हमारा आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर सुरक्षा की आवश्यकता है। मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। यानी कहना ये चाहते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी लोग होते हैं उनको 3 चीजें चाहिए होती है। क्या चीजें चाहिए होती है? मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। इनको उदाहरण के साथ समझाइए कि 3 चीजें क्यों चाहिए होती है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कह सकते हैं? देखो, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर सुरक्षा की आवश्यकता है। एक तो मजदूरी, दूसरा सुरक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। अब वो कैसे? जिसमें पहला हम कह सकते हैं कि जैसे निर्माण क्षेत्र में दैनिक आधार पर मजदूरों को लगाया जाता है, इसलिए उनके पास नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। यहाँ मजदूरी भी समय समय पर अलग अलग होती है, मौसम के अनुसार होती है।
तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, सरकार को ऐसे श्रमिकों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम मजदूरी की स्थापना करनी चाहिए, स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है निजी खनन कंपनियां, ये जो माइनिंग कंपनीज होती है उनमें काम करने वाले खनिकों के लिए भी यही समस्या है। उनकी सुरक्षा कंपनी के मुनाफे के लिए गौण होती है और परिणाम स्वरूप बहुत कम सुरक्षा गियर और मानदंडों के कारण कई श्रमिकों को गंभीर चोटें और कई बार मृत्यु भी हो जाती है, उनका सामना करना पड़ता है। अधिकांश देशों की सरकारों ने अब निजी उद्यमों के लिए श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बना दिए हैं। और जो हमारा लास्ट है स्वास्थ्य, देखो मजदूरी और सुरक्षा की हमने बात की, अब है स्वास्थ्य। असंगठित क्षेत्र की अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान नहीं करती हैं। इनमें से कुछ खतरनाक कारखाने के उत्पादन में शामिल हो सकते हैं जो लंबे समय में एक कर्मचारी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन श्रमिकों को नियोक्ता के अत्याचार से बचाने की जरूरत है और यहीं पर सरकार कदम उठाती है। ठीक है, तो ये 3 चीजों को सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है और इस तरह से इनको सुनिश्चित किया जा सकता है। The workers in the unorganized sector need protection on the following issues. First is wages, then safety and health. Explain with examples. The workers in the unorganized sector need protection on the following issues: wages, safety and health. In the construction sector, laborers are employed on daily basis. ये सबसे गलत बात है कि जब उनको डेली बेसिस पर लगाया जाएगा तो जब चाहे उनको मना भी कर दिया जाएगा कि आप अब काम नहीं करेंगे। Hence, they have no job security. Here, wages too differ from time to time. Consequently, the government has set up a minimum wages act to protect such workers from economic exploitation. The same problem exists for miners working in private mining companies. Their safety is secondary to the company's profit, as a result, many miners suffer grievous injuries and many times even die due to inadequate safety gears and norms. Government of most nations have now laid down strict rules to private enterprises to ensure workers' safety. And last है, most companies in the unorganized sector do not provide health insurance in their employees. Some of these might be involved in dangerous factory production that may harm a worker's health in the long term. These workers need to be protected against the tyranny of the employer, and it is here that the government steps in. और इसी वजह से सरकार ने इनके लिए कानून बनाए हैं। ठीक है ना, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आपको समझने वाला क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अहमदाबाद में एक अध्ययन में ये पाया गया कि शहर के जो 15 लाख श्रमिक हैं उनमें से 11 लाख असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इस वर्ष लगभग जबकि बात की जा रही है 1997-98 में शहर की कुल आय जो है वो 60,000 करोड़ रुपए थी। अब इसमें से 32,000 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र में जुटाए गए। अब इस डेटा को एक तालिका के रूप में प्रस्तुत करना है और इससे जो शहर में ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने के लिए किस तरह के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अब देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कुल जो मजदूर लगे हुए हैं वो कितने हैं, 15 लाख, और इनमें से असंगठित क्षेत्र में कितने हैं, 11 लाख, जबकि जो आय है वो किसमें ज्यादा है, संगठित क्षेत्र में। देखो 60 में से 32 करोड़ रुपए, यानी कि असंगठित क्षेत्र में कितनी हुई, 28 करोड़ रुपए की, 28,000 करोड़ रुपए के करीब। इस डेटा के बारे में आप क्या सोच सकते हैं कि देखो, अहमदाबाद शहर में अधिक रोजगार पैदा करने के तरीके सरकार द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए, खास करके असंगठित क्षेत्र में, क्योंकि हमने देखा कि वहां लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन इनकम बहुत कम है अगर अपेरेंटली देखा जाए तो। जैसा कि इससे पता चलता है, संगठित क्षेत्र की आय असंगठित क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक है। भले ही असंगठित क्षेत्र के लगभग 80% शहरी श्रमिकों को रोजगार देता है, अधिक कंपनियों को संगठित क्षेत्र की छत के नीचे लाने की जरूरत है ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक उच्च और अधिक सुरक्षित मजदूरी के साथ वहां नौकरियों के आकर्षित हो सकें। और इसके लिए सरकार को क्या करना होगा,
असंगठित से संगठित क्षेत्रों में स्थानांतरित होने वाली कंपनियों को और ज्यादा ऋण और सहायता प्रदान की जानी चाहिए। यानी ये एक साइकिल है, ये चक्र है जो सरकार को शुरू करना है। अगर वो कंपनियों को इसके लिए प्रोत्साहित करेगी तो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगी और अपने मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करेगी। अगर कंपनियां मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करेंगी तो मजदूर उनकी तरफ आएंगे और ज्यादा से ज्यादा वर्कर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ सकेंगे। A study in Ahmedabad found out of 15 lakh workers in the city and 11 lakh workers in the in the unorganized sector. The total income of the city in this year 1997-98 was 100 million. Out of this 32,000 million were generated in the organized sector. Present this data as a table. What kind of ways should be taught of her or for generating more employment in the city? तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? To be provided by the government, especially in the unorganized sector, as the table shows, the organized sector's earnings are much higher than that of the unorganized sector, even though the latter employs 80% of the city workers. More companies need to be brought under the roof of the organized sector so that workers from the unorganized sector are attracted to the jobs there with higher and more secure wages. For this, the government must provide loans and aids to the companies ट्रांसफरिंग फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कहने का मतलब एक अकेले मजदूर के लिए सरकार को कुछ करना ही नहीं है, सरकार कंपनियों के लिए करे और कंपनियां अपने आप मजदूरों के लिए करेगी। तो ये एक जो साइकिल है, जो एक चक्र है, वो शुरू होता जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर भी यहीं पर खत्म होते हैं और सेकंड चैप्टर भी यहीं एंड होता है। आज का वीडियो बस इतना ही। होप कि आपके जो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जो क्वेरीज, जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो गई होंगी। अदरवाइज अगर फिर भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो यू कैन कमेंट इन बिलो कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। बने रहिए हमारे साथ अगले चैप्टर में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मनी एंड क्रेडिट। उसके लिए उसके वीडियो के साथ जल्दी ही मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू।